देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि हम ज़्यादा रिटर्न्स के चक्कर में स्मॉल कैप या मिड कैप की तरफ भागते हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है, क्योंकि हकीकत बात यही है कि भाई स्मॉल कैप में, मिड कैप में रिटर्न्स अच्छे बनते हैं, लेकिन वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें भी सच्चाई है। तो आज की इस वीडियो में हम दो फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करेंगे, जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से दोनों फंड है। और यकीन मानिए, जब आप इन फंड के डिटेल्स को देखेंगे ना, तो आपका दिल गदगद हो जाएगा। और दूसरी बात, एक और भी इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, रिटर्न्स जब आप इसके देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई स्मॉल कैप को अब तो साइड करो, अब मुझे फ्लेक्सी कैप में निवेश करना है। तो आज ऐसे दो कामयाब सक्सेसफुल फ्लेक्सी कैप के बारे में बात करेंगे। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इन दोनों फंड में क्यों निवेश करना चाहिए, इन दोनों फंड में, या फिर ये कह लीजिए कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के जो फंड होते हैं उसमें आपको क्यों निवेश करना चाहिए। भाई, कुछ एडवांटेज तो होना चाहिए। देखिए, दुनिया में हर जगह पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, हर जगह पे। इंसानों को ही देख लीजिए, अगर एक ही इंसान में आप हर अच्छाई सोचेंगे तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से फंड भी है। लेकिन अगर ख़ास तौर से फ्लेक्सी कैप की बात की जाए तो यहाँ पर क्यों आपको निवेश करना चाहिए, इसके रीज़न भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यकीन माने, अगर आप एसआईपी करने के मूड में हैं या फिर लमसम करने के मूड में हैं और आप चाहते हैं कि भाई मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, तो ये दोनों ही फंड बहुत ही बेस्ट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सर, उससे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या कहते हैं कि बेल आइकन को भी प्रेस कर ही दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, ऑफ कोर्स मुझे पता है कि आपको पता होगा कि फ्लेक्सी कैप कहते किसको हैं, लेकिन बात हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि भाई फ्लेक्सी कैप फंड होते क्या है। देखिए, इसके जो फंड मैनेजर होते हैं ना, वो अपने ज़्यादातर पैसे को इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं, समझ रहे कि नहीं। लेकिन आपको इस तरह के फंड में क्यों निवेश करना चाहिए, इसके दो रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न क्या है आपको पता है? सबसे पहला रीज़न है कि इस तरह के जो फंड होते हैं ना, वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा रहता है। तो ये सबसे पहला रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन की वजह से। और दूसरा जो एक और रीज़न है कि भाई इस कैटेगरी के जो भी फंड हो, उसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो क्या अच्छी लगती है पता है आपको? फंड मैनेजर की आज़ादी। समझ रहे कि नहीं? मतलब यहाँ पर फ्लेक्सी कैप में होता एक्चुअली में ये है कि यहाँ पर फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने सोच बूझ के हिसाब से जहाँ पर उनको बेस्ट लगेगा, वहाँ पर जहाँ पर उनको लगेगा कि भाई यहाँ पर रिटर्न्स बन सकता है, वहाँ पर वो निवेश करेंगे। तो ये आज़ादी है ना, ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की। रीज़न क्या है कि कोई भी फंड मैनेजर भाई ये नहीं चाहेगा। सोचिए, आप एक फंड मैनेजर की जगह आप अपने आप को रखकर सोचिए कि अगर मौका मिल जाए किसी फंड का फंड मैनेजर बनने का, तो क्या आप ये चाहेंगे कि आप अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा रिटर्न्स जनरेट करके ना दें? हरगिज़ ये नहीं चाहेंगे। आपकी पूरी मुमकिन कोशिश रहेगी कि जितना अच्छा हो सके मैं अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स जनरेट करके दूं। तो यही फंड मैनेजर की कोशिश रहती है, और आज़ादी का फ़ायदा वो इसी तरीके से उठाते हैं। मतलब वो कोशिश करते रहते हैं कि भाई मुझे आज़ादी है, अब मुझे बेस्ट रिटर्न्स बना कर देना है। तो ये दो चीज़ मुझे अच्छी लगती है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अब ज़रा दोनों फंड के हम डिटेल्स को देख लेते हैं भाई, कि बेसिक डिटेल्स क्या हैं, कितने मज़ेदार हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, तो बने रहिए। देखिए, जिन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो दोनों फ्लेक्सी कैप, सबसे पहले नंबर पे आ जाता है पीपीएफ यानी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, और दूसरा है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। इसके डिटेल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं एक ही करके आपको बता रहा हूँ। रेटिंग की अगर बात की जाए तो 5 स्टार की रेटिंग पारंपरिक की भी है और 5 स्टार की रेटिंग जेएम की भी है। फंड एज की अगर बात करें तो पीपीएफ की जो फंड एज हो गई है, मतलब कितना दिन पुराना है, तो 11 साल 1 महीना हो चुका है, 11 साल 5 महीना हो चुका है जेएम का। फंड साइज़ की अगर बात की जाए तो 66,384 करोड़ का फंड साइज़ है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का। जेएम का अगर देखें फंड साइज तो 2472 करोड़ है, यानी काफ़ी छोटा फंड है। देखिए, अब ये फंड साइज़ काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर लोग छोटा फंड साइज़ को दो नज़रिए से देखते हैं। बहुत सारे लोगों का नज़रिया ये होता है कि भाई छोटा फंड साइज़ है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई अगर इशू हो तो वहाँ पर लिक्विडिटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये भी अपनी जगह पे बिल्कुल 100% राइट है, इस बात के साथ भी मैं एग्री करता हूँ। लेकिन कुछ लोग इसको इस नज़रिए से देखते हैं कि भाई छोटा फंड साइज़ है और सब कुछ अगर अच्छा चल रहा है, पास्ट रिकॉर्ड भी हर चीज़ ठीक ठाक है, फंड का अगर मैनेज करने के तरीके वगैरह सब ठीक ठाक है, तो इसका ये मतलब है कि
उसका फंड सिर्फ साइज ही छोटा है ना, तो वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है, यानी एक अवसर है कि उसको अभी फंड साइज बड़ा होने का बहुत बड़ा मतलब अवसर वहाँ पर मिला हुआ है। तो यहाँ पर इसको लोग इस नज़रिए से भी देखते हैं कि भाई छोटा फंड साइज है तो अभी फंड बहुत ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बना कर देगा। आप किस नज़रिए से देखते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन मैं तो जगह जगह और फंड बाय फंड अलग अलग फंड में अलग अलग नज़रिए से मैं देखता हूं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं इस नज़रिए से देख रहा हूं कि भाई फंड साइज़ यहाँ पर छोटा है, प्रॉब्लम अगर होगा तो लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, मैं इस बात को भी मानता हूँ। लेकिन इस बात को भी मानता हूँ कि यहाँ पर एक अवसर भी है इन्वेस्टर्स के लिए कि यहाँ पर ज़्यादा रिटर्न्स बन सकते हैं। उसके बाद आ जाता है क्या, रिस्क रेशियोज़ वगैरह को अगर देख ले। सबसे पहले अगर स्टैंडर्ड डिवीज़न, देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं ना जो इस पर ध्यान नहीं देते हैं रिस्क रेशियोज़ पर, जबकि आपको रिस्क रेशियोज़ को 100% देखना चाहिए, गौर करना चाहिए, ताकि आपको सही मानों में ये पता चल सके कि जहाँ पर हम रिस्क ले रहे हैं उस हिसाब से मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला है या नहीं है। मतलब ये है कि जितना आप रिस्क ले रहे हैं उस हिसाब से आपको वहाँ पर रिटर्न्स मिलने वाले हैं या नहीं है, तो इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अगर प्राग पारी का स्टैंडर्ड डिवीज़न देखा जाए तो 11.09 है, जो कि मतलब स्टैंडर्ड डिवीज़न क्या दिखलाता है कि कोई भी फंड बेस्ट रिटर्न्स गेन करने के लिए कितना ज़्यादा वोलेटाइल होता है या हो सकता है, समझ रहे कि नहीं। वहीं पर अगर जेएम का स्टैंडर्ड डिवीज़न देखें तो 12.99 है, मतलब यहाँ पर ठीक है इस मामले में, स्टैंडर्ड डिवीज़न के मामले में प्राग पारिक ठीक है क्योंकि यहाँ पर ये ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है, समझ रहे कि नहीं। शार्प रेशियो की अगर बात की जाए तो ये ज़्यादा रहना चाहिए, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर 1.3 है और यहाँ पर 1.71 है, 71 है, समझ रहे कि नहीं। बीटा रेशियो की अगर मैं बात करूं तो ये कम रहना चाहिए, तो इस मामले में भी देख सकते हैं यहाँ पर, यानी बीटा रेशियो हमारे को ये दिखलाता है कि कोई भी फंड मार्केट के अप्स एंड डाउन में कितना ज़्यादा मतलब सेंसिटिव है, कितना ज़्यादा अप्स एंड डाउन का असर होता है उस फंड के ऊपर, ये चीज़ हमें बीटा रेशियो दिखलाता है। तो यहाँ पर बीटा रेशियो देखेंगे तो 0.71 है, एक से नीचे रहना चाहिए बीटा रेशियो, हमेशा आप याद रखिए। और यहाँ पर 0.93 है, तो देख लीजिए यहाँ पर ज़्यादा कम है, तो इस मामले में हम इसको बेटर कह सकते हैं। शार्प रेशियो का ये मतलब होता है कि कोई भी फंड कितना रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे पा रहा है, तो शार्प रेशियो के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अल्फा रेशियो देखें तो अल्फा रेशियो का क्या मतलब होता है, अल्फा रेशियो का ये मतलब होता है कि कोई भी फंड अपने बेंचमार्क से कितना % ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है। मान कर चलिए कि ए नाम का एक फंड है, उसका बेंचमार्क इंडेक्स जो भी है, उसका बेंचमार्क ने 10% का रिटर्न्स दिया, लेकिन उस फंड ने 12% का रिटर्न्स दिया, तो इस केस में अल्फा रेशियो 2% हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा रेशियो किसको कहते हैं। तो अल्फा रेशियो अगर प्राग पारिक का देखें तो 5.77 है, जबकि अगर जेएम का देखें तो भाई साहब 10.92 है, बहुत ज़्यादा है, मतलब अपने बेंचमार्क से 10.92% ज़्यादा रिटर्न्स ये फंड जनरेट कर पा रहा है, दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो की अगर बात की जाए तो प्राग पारिक के केस में आप देख सकते हैं 0.62% एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोड 2% है, ये अलग अलग टाइम पीरियड के साथ कंडीशंस है, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर अगर जेएम के एक्सपेंस देखें तो 0.44% है, वहीं जेएम में अगर एग्जिट लोड की बात की जाए तो 1% है, अगर 30 दिन के अंदर आप अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो। चलिए अब हम आते हैं उस पॉइंट पे जिस पॉइंट का इंतज़ार हर इन्वेस्टर्स का रहता है। लोग इतना कुछ किसी भी फंड के अंदर देखते नहीं हैं, मुझे भी पता है, और इन्वेस्टर जो सबसे पहले चीज़ देखते हैं और देखना पसंद करते हैं, वो क्या देखना पसंद करते हैं वो आपको भी समझ में आता है कि वो क्या देखना पसंद करते हैं। मेरे कहने का मतलब है रिटर्न्स के ऊपर वो ज़्यादा भागते हैं। तो रिटर्न्स की अब हम बात कर लेते हैं। देखिए अगर प्राग पारिक को देखें तो एक साल में इस फंड ने 37.47% का रिटर्न्स दिया है, जबकि सेम 1 ईयर में इस फंड जेएम ने 66.58% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पर 3 साल में प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप ने 21.83% का रिटर्न्स दिया है। वहीं पर अगर देखा जाए जेएम तो 32.74% का रिटर्न्स दिया है। 5 ईयर्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25.70% का रिटर्न्स दिया है, जबकि सेम टाइम पीरियड में 27.81% का रिटर्न्स दिया है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड ने। ओवरऑल रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो 20.88% का रिटर्न्स दिया है, समझ रहे कि नहीं। 20.88% का रिटर्न्स दिया कौन, प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। वहीं पर अगर सेम टाइम पीरियड में मतलब ओवरऑल जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से ओवरऑल जो इसके रिटर्न्स रहे हैं ईयरली वो रहे हैं 20.22% के,
तो लगभग ये कहा जा सकता है कि सिवाय ओवरऑल रिटर्न्स के अलावा मैक्सिमम टाइम पीरियड में जेएम फ्लेक्सी के फंड ने बहुत ही हाई फाई रिटर्न्स दिया है। 1 ईयर का रिटर्न्स देखे तो भाई साहब गजब ही रिटर्न्स यहाँ पर देकर रखा हुआ है। जबकि मैं तो ये कहता हूँ कि भाई 1 ईयर के लिए ये फंड है तो नहीं, लेकिन 1 ईयर में इस फंड ने बहुत ही बेस्ट रिटर्न्स दिया है। उसके बाद 2 ईयर में भी 3 ईयर में भी देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न्स यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 32 है। उसके बाद 5 ईयर्स में भी देखें तो 25 है, यहाँ पर 27 है। तो ये बहुत अच्छा है, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद SIP की अगर हम बात करें तो 1000 रुपये से आप इस फंड में SIP कर सकते हैं, लेकिन जेएम में आप 500 रुपये से SIP कर सकते हैं। लमसम आप पारंपरिक में 1000 से कर सकते हैं, और लमसम जेएम फ्लेक्सी कैप में भी आप 1000 रुपये से ही कर सकते हैं। अगर मैं इसके बेंचमार्क की बात करूं तो इसका बेंचमार्क क्या है, निफ्टी 500 TRI, समझ रहे कि नहीं। वहीं पर अगर इसके बेंचमार्क की बात करूं जेएम की, तो इसका बेंचमार्क है BSE 500। तो यहाँ तक कि मुझे लगता है कि वीडियो में सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब एक चीज़ किसी भी फंड के अंदर देखना ज़रूरी होता है, और वो होता है उसके टॉप 3 सेक्टर्स। तो हम उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले अगर पारंपरिक की बात करें तो फिनेंशियल है सबसे पहला सेक्टर्स, जहाँ पर ये अपनी AUM का 30.97% पैसे लगा रहा है। कहाँ पर लगा रहा है, फिनेंशियल वाला सेक्टर में लगा रहा है। सर्विसेज में ये कितने पैसे लगा रहा है, 13.3% पैसे अपने AUM का सर्विसेज में लगा रहा है। टेक्नोलॉजी में 9.28% पैसे लगा रहा है। वहीं पर अगर देखें तो यहाँ पर भी जेएम का भी सबसे पहला सेक्टर जो है वो फिनेंशियल है। यहाँ पर मैंने सेम का S लिख कर रखा हुआ है, जहाँ पर ये अपने AUM का 18.97% पैसे लगा रहा है। कैपिटल गुड है दूसरे नंबर पे, जहाँ पर 17.52% पैसे लगा रहा है अपने AUM का। ऑटोमोबाइल इसका तीसरा सेक्टर है, जहाँ पर अपने AUM का 8.15% पैसे लगा रहा है। तो ये इसके टॉप 3 सेक्टर्स हैं। तो ये सारे डेटा मैंने आपके सामने रखे हैं। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी फंड में कुछ ज़्यादा है तो कहीं पर कुछ कमी है, समझ रहे कि नहीं। अब दोनों में अगर ये फैसला करना पड़े कि सबसे अच्छा कौन है, तो मुझे लगता है कि ये फैसला बहुत ही मुश्किल है, और इस फैसले के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसे आपको कौन सा फंड बढ़िया लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मुझे तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं पारंपरिक को कहता हूँ तो भाई जेएम के बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोड है, उसके बाद क्या कहते हैं कि रिटर्न्स है। उसके बाद जेएम को अगर मैं कह देता हूं तो भाई पारंपरिक के बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे AUM है, उसके बाद और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे इन दोनों फंड के बारे में सिर्फ मैंने नॉलेज के पर्पज़ से इस वीडियो को आप तक पहुँचाया है। मेरी तरफ से ऐसा कुछ रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करिए या ना करिए, वो आप अपने फैसले, अपने डिसीजन, अपनी सोच समझ के हिसाब से करिए। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।